हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। और आज हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स जो हेडिंग से भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 जिसको हम सीपीसी बोलते हैं, उसमें ऑर्डर 51 है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, हेडिंग से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि किस ऑर्डर में क्या लिखा है। जैसे ऑर्डर 1 है तो वो किसकी बात करता है, तो ऑर्डर 1 बात करता है पार्टीज टू सूट की। तो मैंने इसमें सारे ऑर्डर्स की हेडिंग लिखी है, आप सारे वो ऑर्डर्स मार्क कर लेना जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगी। जैसे ऑर्डर 1, ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्डर है। इसको जो बाद में एक्सप्लेनेशन करूंगी मैं ऑर्डर 1 का, वो नेक्स्ट वीडियो में करूंगी, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं। आज हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि ऑर्डर 1 से लेके 51 तक कितने जो ऑर्डर्स उसमें क्या लिखा है और कौन सा ऑर्डर इंपॉर्टेंट है हेडिंग वाइज। जैसे ऑर्डर 1, आदेश 1 बात करता है पार्टीज टू सूट्स और वाद के पक्षकार। देखिए, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी लास्ट तक देखना। और जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, आप दोनों के लिए ये बहुत यूजफुल वीडियो है। क्योंकि आप देखेंगे मेरी जो पीडीएफ है वो मैंने दोनों ही लैंग्वेज में लिखा है, इंग्लिश में और हिंदी भी। क्योंकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि मैम पीडीएफ आप दोनों ही लैंग्वेज में लिखा कीजिए, तो मैंने दोनों ही लैंग्वेज में, और मेरे जितने भी आप वीडियोस देखेंगे मैंने सारे नोट्स इसी ही पैटर्न में बनाए हैं। मेरा पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि यू आर गोइंग टू बी अ जज, यू आर गोइंग टू बी अ जेएलओ, यू आर गोइंग टू बी अ एपीओ। तो आपकी कमांड इंग्लिश और हिंदी दोनों में अच्छी होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो आपको हिंदी अच्छी आनी चाहिए, और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए। इसीलिए मैं दोनों चीजों को रिपीट करूंगी और आप भी ध्यान से सुनना और बाद में टिक करना, मार्क करना उसको। ओके, ऑर्डर 1, पार्टीज टू सूट्स। आदेश 1 जो बात करता है वाद के पक्षकार। ठीक है, किसी भी वाद में कितने पक्षकार होंगे। ठीक है, पार्टीज टू सूट, कोई जो सूट होता है उसमें कितनी पार्टीज होती है, 2 पार्टीज होती है, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ऑर्डर 2 जो बात करता है फ्रेम ऑफ सूट की, वाद की संरचना की, कि जो आप ये वाद कोर्ट में लेके जा रहे हैं आप उसको फ्रेम कैसे करेंगे, उसकी संरचना कैसे करेंगे। ठीक है, आप उसके अंदर फैक्ट्स डालेंगे, आप उसके अंदर एविडेंस नहीं डालेंगे। ठीक है, खाली मटेरियल फैक्ट्स ही लिखेंगे। तो ये बात करता है ऑर्डर 2, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमें पूरा पढ़ना चाहिए, कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। ऑर्डर 3 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिकॉग्नाइज एजेंट्स एंड प्लीडर्स, मान्यता प्राप्त अभिकर्ता और अधिवक्ता। ठीक है, फिर ऑर्डर 4 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। इसमें से ऑर्डर 4 रूल 1 से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, जो वाद की संस्थापना, कि आपने ऑर्डर 1 में, चलो ठीक है, जो सूट दाखिल करेंगे वो कौन पार्टीज होती हैं, फिर आप सूट को फ्रेम कैसे करेंगे। ठीक है, फिर आप सूट का इंस्टीट्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, फिर है जब सूट आपका इंस्टीट्यूट हो गया, आपकी जो वाद है उसकी संस्थापना हो गई, फिर क्या होगा। तो ऑर्डर 5 मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इशू एंड सर्विस ऑफ समन। ठीक है, इसको तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा, पूरा पढ़ना। आदेश 5 सम्मन का निर्गमन और तामील, सम्मन की तामील कैसे की जाती है। ठीक है, फिर है ऑर्डर 6 प्लीडिंग्स जनरली। तो देखिए, सामान्य रूप से अभिवचन, ये भी ठीक है, मतलब पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना मैं इंपॉर्टेंट नहीं बताऊंगी इसको। देखिए, अगर मैं बात करूं कि क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो देखिए क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, हम प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, तो मैं अभी आपको वो टॉपिक्स बता रही हूँ जिनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद जब टाइम मिलेगा तो आपको ये टॉपिक्स भी पढ़ने हैं, लेकिन अभी मैं वो बता रही हूँ जो आपको स्टार्टिंग में पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे कि प्लेंट हो गया, ये पढ़ना। ऑर्डर 8 रिटर्न स्टेटमेंट, सेट ऑफ काउंटर क्लेम, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखित बयान। ठीक है, समायोजन जिसको हम सेट ऑफ कहते हैं, और काउंटर क्लेम जिसको हम प्रति दावा कहते हैं। ऑर्डर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ सीपीसी। ऑर्डर 9 अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस। क्वेश्चन बनता ही बनता है यहाँ से, पक्षकारों की उपस्थिति और अनुपस्थिति का परिणाम। ठीक है, तो ये आपको करना ही करना है। उसके बाद है ऑर्डर 10 एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट, न्यायालय द्वारा पक्षकारों की परीक्षा। उसके बाद है ऑर्डर 11 डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, खोज और निरीक्षण। उसके बाद है ऑर्डर 12 एडमिशंस, स्वीकृतियां। उसके बाद है ऑर्डर 13 प्रोडक्शन, इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स,
दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण, जब्ती और वापसी। उसके बाद है ऑर्डर 14, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सूट्स ऑन इशू ऑफ लॉ और फैक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लेना। मुद्दे का निर्धारण और कानून या तथ्य के मुद्दों पर वाद का निर्णय। देखिए मैं अभी और भी मतलब सारे ऑर्डर्स पे वीडियो अपलोड कर दूंगी, तो आप देखेंगे मैं लॉ को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करती हूँ, ठीक है। जितना ज्यादा सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ा जाए, जितना, क्योंकि बेसिक जो मतलब मेन मुद्दा क्या है, रिजल्ट क्या है, हमें वो चाहिए ना। स्टूडेंट्स को समझ आना चाहिए कि बेसिकली उस पर्टिकुलर ऑर्डर में बात किया गई है, तो उसको उतना कॉम्प्लिकेट, मैं कभी कभी देखती हूँ ट्यूटर्स इतना कॉम्प्लिकेट करके पढ़ाते हैं, अननेसेसरी मतलब वीडियो को बढ़ाया जा रहा है। दिस इज नॉट माई एम, दिस इज नॉट माई पर्पस, ठीक है। मैं आई एम नॉट गोइंग टू बी डू दिस। मेरे को सिर्फ सिंपल रखना है कि सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक है। आप मेरी जितनी भी वीडियोस है आप देखिएगा, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। और एक और मैं चीज आपको बताती हूँ, आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो उससे रिलेटेड जितनी भी अमेंडमेंट्स होंगी, जैसे आप पर्टिकुलर कोई सेक्शन कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जितनी भी सेक्शन, जितने भी एमसीक्यूज बन रहे हैं, जितने भी केस लॉज इंपॉर्टेंट है, उसमें अगर अमेंडमेंट हुआ है मैं एक ही पीडीएफ में डाल देती हूँ, क्योंकि बार बार इधर उधर भागने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ये ऑर्डर है तो इसमें तो अभी कुछ ऐसा सच हम नहीं बात कर सकते। ऑर्डर 1 जब मैं ऑर्डर 1 की वीडियो अपलोड करूंगी तब आप देखिएगा, उसमें एमसीक्यूज भी होंगे, उसमें केस लॉज भी होंगे, उसमें जितने अमेंडमेंट से ऑर्डर्स जो है रूल्स ऐड किए गए हैं वो भी होगा, एक ही वीडियो में पूरा सब कुछ खत्म। उसके बाद ऑर्डर 15, डिस्पोजल ऑफ द सूट एट द फर्स्ट हियरिंग, प्रथम सुनवाई में वाद का निपटारा। उसके बाद ऑर्डर 16, समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस, फिर मतलब साक्ष्यों का समन और उपस्थिति। फिर है ऑर्डर 17, एडजर्नमेंट्स। इससे क्वेश्चन बन जाता है कि कितनी एडजर्नमेंट्स अलाउड है। इट इज योर ड्यूटी कि आप चेक कीजिए सीपीसी में कितनी एडजर्नमेंट्स अलाउड है, कितने स्थगन हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर 18, हियरिंग ऑफ द सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, वाद की सुनवाई और साक्ष्यों की परीक्षा। उसके बाद ऑर्डर 19, एफिडेविट्स, शपथ पत्र। ऑर्डर 20, जजमेंट एंड डिक्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ द सीपीसी। एक मैंने ऑर्डर 9 की बात करी, ऑर्डर 1 की बात करी, ऑर्डर और 10 भी इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर 7 भी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा ऑर्डर 7 प्लेंट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें रिटर्न ऑफ प्लेंट और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट बहुत पूछे जाते हैं। और ये ऑर्डर 8 तो मैंने आपको बता दिया, सेट ऑफ काउंटर क्लेम, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर 20 बता दिया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट, जजमेंट एंड डिक्री जरूर करना, निर्णय और डिक्री। उसके बाद ऑर्डर 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इसके अंदर रूल्स हैं, बहुत लेंदी लगेगा आपको, तो अभी आप इसको छोड़ देना। लेकिन जब आप सारे ऑर्डर्स कर लेंगे इंपॉर्टेंट जो मैं बता रही हूँ, उसके बाद इसको जरूर करना, ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर, डिक्री और आदेशों का निष्पादन कैसे होता है, ठीक है। डिक्री आ गई है, उसको एग्जीक्यूट भी तो कराना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ऑर्डर 22 जो बात करता है डेथ, मैरिज, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज, पक्षकारों की मृत्यु हो जाती है या पक्षकारों की जो विवाह हो जाता है या दिवालीपन हो जाता है, तो फिर क्या होगा आगे, ठीक है। ऑर्डर 23, विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट्स, वाद की वापसी और समझौता, ठीक है। उसके ये भी इंपॉर्टेंट है, 23 को भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। फिर है पेमेंट इनटू कोर्ट, न्यायालयों में भुगतान। ऑर्डर 25, सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट, व्यय के लिए सुरक्षा। ऑर्डर 26, कमीशन आयोग, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि भाई ये जो कमीशन वाला ये जो प्रोसेस है, इसका क्या वैलिडिटी रहता है, कमीशन के पास क्या पावर है कि भाई वो क्या क्या कर सकती है। अब जैसे विटनेस को एग्जामिन करना है तो कुछ इंपॉर्टेंट विटनेस होते हैं, वो कोर्ट नहीं आते, ठीक है। तो फिर कोर्ट उनके पास जाता है, तो जो कोर्ट उनके पास जा रहा है ना जिस ऑफिसर्स के थ्रू, उन ऑफिसर्स को ही हम क्या कहते हैं, कमीशन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। फिर है ऑर्डर 27, सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट, सरकार द्वारा या सरकार के विरुद्ध वाद कैसे दाखिल होगा। मतलब अगर सरकार को कोई वाद दाखिल करना है या किसी को सरकार के विरुद्ध वाद दाखिल करना है तो भाई क्या प्रोसेस होगा। जैसे हम देखते हैं कि भाई 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद ऑर्डर 27A, कुछ सूट्स अगर इन्वॉल्व कर रहे हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन, उनकी इंटरप्रिटेशन करनी है बेसिकली, ठीक है, जो संवैधानिक प्रश्नों से संबंधित वाद। उसके बाद ऑर्डर 28, सूट बाय
और अगेंस्ट मिलिट्री पर्सोनल हो गया या नेवी हो गया या आर्मी हो गई, ठीक है, उनके अगेंस्ट जो सैन्य कर्मियों द्वारा है उनके विरुद्ध कैसे वाद दाखिल करेंगे। उसके बाद सूट बाय और अगेंस्ट कॉरपोरेशन, निगमों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद, अब किसी कॉरपोरेशन के आपको अगेंस्ट वाद दाखिल करना है या उस कॉरपोरेशन को किसी के विरुद्ध वाद दाखिल करना है तो कैसे होगा। सूट बाय और अगेंस्ट फर्मों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद कैसे दाखिल होगा, ठीक है। ऑर्डर 31 सूट बाय और अगेंस्ट ट्रस्टीज, एग्जीक्यूटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। अभी देखो मैंने आपको इंपॉर्टेंट नहीं बताया क्योंकि जनरली यहाँ से इतने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ठीक है। आप पढ़ लेना, मैं पढ़ने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, पहले इंपॉर्टेंट एरिया कवर कर लेना, क्योंकि सब कुछ पढ़ने से अच्छा है कि जो आप पढ़ रहे हैं उस पर आपकी बहुत अच्छी कमांड हो, ठीक है। ऑर्डर 32 सूट बाय और अगेंस्ट माइनर्स एंड पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, ये इंपॉर्टेंट है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें बात करते हैं कि अगर माइनर है तो उसका सूट कौन फाइल करेगा, या किसी माइनर के अगेंस्ट सूट फाइल हुआ है तो उसका सूट कौन डिफेंड करेगा, ठीक है। तो आपको ये करना है, नाबालिग और विकृत चित व्यक्तियों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद। उसके बाद 32A सूट्स रिलेटिंग टू फैमिली मैटर्स, ठीक है। अब कुछ पारिवारिक मामलों से संबंधित वाद होते हैं ना, फैमिली मैटर्स से रिलेटेड, वो, ठीक है। उसके बाद सूट बाय इंडिजेंट पर्सन, अब कोई निर्धन व्यक्ति है उसने वाद दाखिल किया है तो क्या प्रोसेस रहेगा। फिर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी पूछ लिया जाता है 33 से, तो आप ये कर लेना। उसके बाद है 34 सूट रिलेटिंग टू मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, अचल संपत्ति के बंधक से संबंधित वाद। ये जो मॉर्गेज वाला कॉन्सेप्ट है ना, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉर्गेज जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसमें जो ये पोर्शन दिया है, टॉपिक दिया है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको वहां पे भी कवर कर सकते हैं। 35 इंटरप्लीडर, अंतः प्रवेशनवाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़िएगा और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इसका, इंटरप्लीडर का। उसके बाद है ऑर्डर 36 स्पेशल केसेस, विशेष मामला, ठीक है, ये भी ठीक है, आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन इसमें से। फिर है 37 समरी प्रोसीजर, देखिए ये जो संक्षिप्त प्रक्रिया है ये आपको सीपीसी में भी दिया हुआ है, ये आपको बीएनएसएस में भी दिया है, सीआरपीसी इसको कहते हैं, ठीक है। अब आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सीपीसी में जो समरी प्रोसीजर अलग है और जो सीआरपीसी बीएनएसएस में समरी प्रोसीजर वो अलग है, इसलिए जब भी पढ़ो तो दोनों को एक साथ डिफरेंशिएट करके पढ़ना। कभी सीपीसी का क्वेश्चन पूछ ले और आप सीआरपीसी का मार्क कर दे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ही करना है। उसके बाद है 38 अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, जरूर करिएगा। अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, ठीक है, निर्णय से पहले गिरफ्तारी और कुर्की। उसके बाद है ऑर्डर 39, ठीक है, टेम्पररी इंजंक्शंस एंड इंटरलॉकेटरी ऑर्डर्स, अस्थायी निषेधाज्ञा और अंतरिम आदेश, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट तो है, तो आप इसको कर लेना, ठीक है। ऑर्डर 37, ऑर्डर 38, ऑर्डर 39 और ऑर्डर 40 भी, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर्स, रिसीवर की नियुक्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है ये अपील वाले प्रोविजंस, ठीक है, जो स्टार्ट हो रहे हैं हमारे ऑर्डर 41 से, अपील स्टार्ट हो जाती है हमारी ऑर्डर 41 से। अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, अपील फ्रॉम एपेलेट डिक्री और अपील फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है, मूल डिक्री से अपील, अपीलीय डिक्री से अपील और आदेशों से अपील, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स, ठीक है। इतना मतलब आपको इतना अच्छा कमांड होना चाहिए ना ऑर्डर्स पे कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आपको आंसर आना चाहिए, ठीक है, इसको जरूर करना है आपको, इसके सेक्शंस भी करने हैं, इसके ऑर्डर्स भी करने हैं। उसके बाद ऑर्डर 44 अपील बाय इंडिजेंट पर्सन, और अभी हमने इंडिजेंट पर्सन के सूट के बारे में बात की थी, वो किसमें थी 33 में, 33 में इंडिजेंट पर्सन के सूट की बात है और 44 में इंडिजेंट पर्सन के अपील की बात है। उसके बाद अपील टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ऑर्डर 45। उसके बाद ऑर्डर 46 रेफरेंस रिव्यू, ठीक है, तो रेफरेंस का ऑर्डर क्या है 46 संदर्भ और रिव्यू पुनर्विचार, ये किसमें दिया है 47 में। और ऑर्डर 48 मिसलेनियस, देखिए आपने इसमें रेफरेंस पढ़ा, रिव्यू भी पढ़ा, अब कंफ्यूज मत होना, इसमें रिवीजन की बात जो है सीपीसी में सिर्फ सेक्शन में की गई है, जो 113, 114, 115 वाला सेक्शन है उसमें रेफरेंस रिव्यू रिवीजन तीनों है, लेकिन जब हम ऑर्डर पर आएंगे
तो यहाँ पर रिवीजन नहीं दिया गया है। अच्छा ठीक है, एक बात आप मुझे बताइए, क्या हम क्रिमिनल केसेस में कोर्ट के पास पावर होती है कि वो रिव्यू कर सके? क्या आपने रिव्यू का कॉन्सेप्ट बीएनएसएस में देखा है, सीआरपीसी में देखा है? आप खुद चेक करना और कमेंट बॉक्स में बताना। ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। ऑर्डर 8, ऑर्डर 48 मिसलेनियस विविध, फिर है ऑर्डर 49 स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू वो चार्टर्ड ऑफ जो हाई कोर्ट्स की बात की गई है, उच्च न्यायालय से संबंधित विशेष उपबंध। ऑर्डर 50 प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट, और ऑर्डर 51 प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट, प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने आज आपको बता दिया है कि कौन सा मतलब ऑर्डर इंपॉर्टेंट है जिस पर आपको अच्छे से कमांड रखनी है। ठीक है, अब मैं ऑर्डर 1 पर एक बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं ऑर्डर 1 को एलोबरेट करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी, जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स है वो बताऊंगी, उसमें क्या अमेंडमेंट से ऐड हुआ है वो, प्लस एमसीक्यू एंड प्लस व्हाट, हाँ, केस लॉस। ठीक है, एक वीडियो में सब कुछ। सो बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल फॉर टुडे।